नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई और जिस हिसाब से हमारा टॉपिक चल रहा है हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य चल रहा है और मौर्य साम्राज्य में हमने जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा और अब मौर्यों के प्रशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मौर्यों का जो प्रशासन है वो दो भागों में बंटा हुआ था। एक था केंद्रीय प्रशासन और एक है प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की बात हम पहले करेंगे और उसके बाद में हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। एक नंबर पर बात करते हैं हम राजा। राजा जो था वो मौर्य प्रशासन में समस्त शक्तियों का केंद्र था, अर्थात देश के अंदर सारे के सारे कार्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जितने भी प्रकार के कार्य थे वो राजा के नाम पर और राजा के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। यानी जो शासन का जो समस्त शासन का जो अध्यक्ष था वो राजा होता था और राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के बाद में एक राजा के बाद में उसका पुत्र ही शासन करता था। यानी मौर्य काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा था और वो वंशानुगत रूप से शासन करता था। राजा के बाद में आता है मंत्री परिषद। अगले पद की यदि हम बात करें तो वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मतलब होता है मंत्रियों का समूह। यानी राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का कार्य क्या होता था कि राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था। जिस प्रकार से वर्तमान समय में क्या है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। उसी प्रकार से मौर्य काल में शासन का जो प्रमुख होता था वो होता था राजा, और राजा का सहयोग करने के लिए किसी भी विभाग में परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का कार्य राजा को परामर्श देना होता था। वो कोई भी विभाग हो, वित्त विभाग हो, भले सैन्य विभाग हो, भले कोष से संबंधित विभाग हो, विदेश विभाग हो, प्रत्येक विभाग का जो मंत्री होता था और उस मंत्री के द्वारा राजा को परामर्श दिया जाता था कि इस विभाग के अंतर्गत ये कार्य किए जा रहे हैं और इस प्रकार की हमें वर्तमान समय में हमारे देश को आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम अधिकारी। मंत्रियों के नीचे क्या होते थे कि अधिकारी भी कार्य करते थे। अधिकारियों की जो संख्या थी वो थी 18। अधिकारी जो बड़े बड़े विभागों के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें अधिकारी कहा जाता था। और जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि सेना का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था उसे सेनापति कहा जाता था। ये अपनी सैनिक विभाग का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार विभागों की संख्या है वो 27 बताई गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार विभागों की संख्या कितनी है, तो वो है 27। अन्य के अनुसार विभागों की संख्या है वो है 18। वो विभाग आप देख सकते हैं, कोषाध्यक्ष है, कर्मांतिक है, समाहर्ता है, पुरोहित है, सेनापति है, प्रमुख ये विभाग थे, विभागाध्यक्ष थे। अब आगे की यदि हम बात करते हैं तो वो है नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन का मतलब होता है कि प्राचीन समय में भी मौर्यों के शासन काल में भी बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, जैसे पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े नगर थे। और इन नगरों का प्रशासन का संचालन करने के लिए समितियां बनाई जाई गई थी, कमेटी। समितियों के माध्यम से शासन का संचालन होता था और नगर के शासन का प्रबंधन करने के लिए मुख्यतः 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। मुख्य तौर से 30 सदस्य होते थे और इन 30 सदस्यों के द्वारा राजा से मुलाकात करके भी शासन का संचालन किया जाता था। अगली बात हम करते हैं वो है सेना। सेना
किसी भी देश के शासन की स्थापना करने के लिए, शासन का संचालन करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सेना जो है वो प्रमुख अंग है। यदि किसी देश की सेना कमजोर है तो उस पर सदा उसके अस्तित्व को खतरा मंडराता रहता है। सेना यदि मजबूत है, जब तक किसी भी देश की सेना मजबूत है तब तक वो देश अपने पूर्ण रूप से अस्तित्व में रहता है। जैसे ही सेना कमजोर हुई, कमजोर होते दूसरे देश उस पर अधिकार कर सकते थे। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, सेना सबकी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के अस्तित्व में भी, आज के समय में भी सेना का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मौर्य काल में भी सेना का बहुत महत्व था और मौर्य काल में मुख्यतः सेना की 6 शाखाएं थी। मौर्य काल में सेना की 6 शाखाएं थी। उनमें थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। यानी वे सैनिक जो पैदल चलते थे, वे सैनिक जो घोड़े पर चढ़ कर चलते थे, वे सैनिक जो हाथी पर चढ़ कर चलते थे, वे सैनिक जो रथों में चलते थे, और यातायात आने जाने वाले यात्रियों की जांच करने वाले सैनिक, और नौसैनिक यानी जल सेना। जबकि कौटिल्य ने 4 अंग बताए। ये थोड़ी मोस्ट बात है कि कौटिल्य के अनुसार सेना के कितने अंग है। कौटिल्य के अनुसार है वो सेना के केवल 4 अंग होते हैं। कौटिल्य ने सेना के कितने अंग बताए? कौटिल्य ने सेना के केवल 4 अंग बताए। कौटिल्य कहता है कि सेना के 4 अंग है, पैदल, अश्व, हाथी और रथ। अगली जो बात है वो है मौर्य साम्राज्य की गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप जानते हैं कि मौर्य शासन की स्थापना है वो कौटिल्य के द्वारा अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से की गई थी। और उस दौरान क्या हुआ था कि उन्होंने नंद वंश के शासन का समूल नाश करने के लिए अपने गुप्तचर फैलाए थे। और जो गुप्तचर विभाग जो था वो मौर्यों का बहुत मोस्ट था। उन्होंने उस तय तक वो गए कि किस प्रकार से मौर्य शासन करते हैं और उनकी कमजोरी कहां तक है। तो गुप्तचर व्यवस्था किसी भी शासन के संचालन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। अब आगे की हम बात करते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो है न्याय। न्याय के लिए क्या होता था कि सबसे पहली मोस्ट बात तो ये है कि न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। और न्यायालय उस समय 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधक न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय जो थे उन्हें वो दीवानी मामले देखते थे, यानी जमीन विवाद से संबंधित मामले देखते थे। और कंटक शोधक जो न्यायालय थे वो फौजदारी मामले देखते थे। उनमें न्यायाधीश जो होते थे वो न्यायाधीश राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उनमें राजयुग, व्यवहारिक, संग्रहण, द्रोणमुख ये प्रमुख न्याय करने वाले अधिकारी थे। और इन दोनों न्यायालयों के द्वारा दंड देने के बाद भी आप राजा के पास जा सकते हैं और ये राजा सर्वोच्च अधिकारी न्याय का होता था। अगली बात यदि हम बात करें तो वो है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था समाहर्ता। बहुत बार पूछा जाता है कि समाहर्ता कौन होता था, तो समाहर्ता जो होता था वो होता था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। फिर सन्निधाता, राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी, राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था वो सन्निधाता होता था। अब ये था हमारा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य मुख्यतः 4 प्रांतों में विभक्त था। एक था उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंतीपथ और चौथा मध्य प्रांत। इनके जो प्रमुख अधिकारी थे, प्रांतीय प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे धर्म महामात्र और अमात्य। धर्म महामात्र और अमात्य प्रमुख अधिकारी थे। नोट करने योग्य बात है कि प्रांतों को विषयों में बांटा गया था। जिस प्रकार से वर्तमान राज्यों को जिलों में बांटा गया था उसी प्रकार प्राचीन मौर्य काल में विषयों को, जिलों को विषय कहा जाता था। और जो विषय का जो प्रमुख अधिकारी था वो था विषयपति। विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था। अब बात करते हैं हम ग्रामीण प्रशासन की। विषयों को जनपद व ग्रामीण, जनपद को ग्रामीणों में बांटा गया था। ग्रामीण का जो प्रशासन होता था उसका प्रमुख होता था ग्रामिक, जिसे वर्तमान में सरपंच कहा जाता है।
और जनपद स्तर जो पंचायत समिति स्तर था उसका जो प्रमुख था वो था प्रदेश राजयुक्त नामक अधिकारी प्रमुख होते थे। तो इस प्रकार से ये मौर्यों के शासन का संचालन होता था। और आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें व सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार राई और जिस हिसाब से हमारा टॉपिक चल रहा है हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो है मौर्य प्रशासन। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य चल रहा है और मौर्य साम्राज्य में हमने जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा और अब मौर्यों के प्रशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मौर्यों का जो प्रशासन है वो दो भागों में बंटा हुआ था। एक था केंद्रीय प्रशासन और एक है प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की बात हम पहले करेंगे और उसके बाद में हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। एक नंबर पर बात करते हैं हम राजा। राजा जो था वो मौर्य प्रशासन में समस्त शक्तियों का केंद्र था, अर्थात देश के अंदर सारे के सारे कार्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जितने भी प्रकार के कार्य थे वो राजा के नाम पर और राजा के द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। यानी जो समस्त शासन का जो अध्यक्ष था वो राजा होता था और राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के बाद में एक राजा के बाद में उसका पुत्र ही शासन करता था। यानी मौर्य काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा था और वो वंशानुगत रूप से शासन करता था। राजा के बाद में आता है मंत्री परिषद। अगले पद की यदि हम बात करें तो वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मतलब होता है मंत्रियों का समूह। यानी राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का कार्य क्या होता था कि राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था। जिस प्रकार से वर्तमान समय में क्या है, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। उसी प्रकार से मौर्य काल में शासन का जो प्रमुख होता था वो होता था राजा, और राजा का सहयोग करने के लिए किसी भी विभाग में परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का कार्य राजा को परामर्श देना होता था। वो कोई भी विभाग हो, वित्त विभाग हो, भले सैन्य विभाग हो, भले कोष से संबंधित विभाग हो, विदेश विभाग हो, प्रत्येक विभाग का जो मंत्री होता था और उस मंत्री के द्वारा राजा को परामर्श दिया जाता था कि इस विभाग के अंतर्गत ये कार्य किए जा रहे हैं और इस प्रकार की हमें वर्तमान समय में हमारे देश को आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम अधिकारी। मंत्रियों के नीचे क्या होते थे कि अधिकारी भी कार्य करते थे। अधिकारियों की जो संख्या थी वो थी 18। अधिकारी जो बड़े बड़े विभागों के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें अधिकारी कहा जाता था। और जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि सेना का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था उसे सेनापति कहा जाता था। ये अपनी सैनिक विभाग का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार विभागों की संख्या है वो 27 बताई गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार विभागों की संख्या कितनी है, तो वो है 27। अन्य के अनुसार विभागों की संख्या है वो है 18। वो विभाग आप देख सकते हैं, कोषाध्यक्ष है, कर्मांतिक है, समाहर्ता है, पुरोहित है, सेनापति है, प्रमुख, ये विभाग थे, विभागाध्यक्ष थे। अब आगे की यदि हम बात करते हैं तो वो है नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन का मतलब होता है कि प्राचीन समय में भी मौर्यों के शासन काल में भी बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, जैसे पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े नगर थे। और इन नगरों का प्रशासन का संचालन करने के लिए समितियां बनाई जाई गई थी, कमेटी।
समितियों के माध्यम से शासन का संचालन होता था और नगर के शासन का प्रबंधन करने के लिए मुख्यतः 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। मुख्य तौर से 30 सदस्य होते थे और इन 30 सदस्यों के द्वारा राजा से मुलाकात करके भी शासन का संचालन किया जाता था। अगली बात हम करते हैं वो है सेना। सेना किसी भी देश के शासन की स्थापना करने के लिए, शासन का संचालन करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सेना जो है वो प्रमुख अंग है। यदि किसी देश की सेना कमजोर है तो उस पर सदा उसके अस्तित्व को खतरा मंडराता रहता है। सेना यदि मजबूत है, जब तक किसी भी देश की सेना मजबूत है तब तक वो देश अपने पूर्ण रूप से अस्तित्व में रहता है। जैसे ही सेना कमजोर हुई, कमजोर होते दूसरे देश उस पर अधिकार कर सकते थे। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, सेना सबकी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के अस्तित्व में भी, आज के समय में भी सेना का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मौर्य काल में भी सेना का बहुत महत्व था और मौर्य काल में मुख्यतः सेना की 6 शाखाएं थी। मौर्य काल में सेना की 6 शाखाएं थी। उनमें थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। यानी वे सैनिक जो पैदल चलते थे, वे सैनिक जो घोड़े पर चढ़ कर चलते थे, वे सैनिक जो हाथी पर चढ़ कर चलते थे, वे सैनिक जो रथों में चलते थे, और यातायात आने जाने वाले यात्रियों की जांच करने वाले सैनिक, और नौसैनिक यानी जल सेना। जबकि कौटिल्य ने 4 अंग बताई। ये थोड़ी मोस्ट बात है कि कौटिल्य के अनुसार सेना के कितने अंग है। कौटिल्य के अनुसार है वो सेना के केवल 4 अंग होते हैं। कौटिल्य ने सेना के कितने अंग बताए? कौटिल्य ने सेना के केवल 4 अंग बताए। कौटिल्य कहता है कि सेना के 4 अंग है, पैदल, अश्व, हाथी और रथ। अगली जो बात है वो है मौर्य साम्राज्य की गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप जानते हैं कि मौर्य शासन की स्थापना है वो कौटिल्य के द्वारा अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से की गई थी। और उस दौरान क्या हुआ था कि उन्होंने नंद वंश के शासन का समूल नाश करने के लिए अपने गुप्तचर फैलाए थे। और जो गुप्तचर विभाग जो था वो मौर्यों का बहुत मोस्ट था। उन्होंने उस तय तक वो गए कि किस प्रकार से मौर्य शासन करते हैं और उनकी कमजोरी कहां तक है। तो गुप्तचर व्यवस्था किसी भी शासन के संचालन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। अब आगे की हम बात करते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो है न्याय। न्याय के लिए क्या होता था कि सबसे पहली मोस्ट बात तो ये है कि न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। और न्यायालय उस समय 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधक न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय जो थे उन्हें वो दीवानी मामले देखते थे, यानी जमीन विवाद से संबंधित मामले देखते थे। और कंटक शोधक जो न्यायालय थे वो फौजदारी मामले देखते थे। उनमें न्यायाधीश जो होते थे वो न्यायाधीश राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उनमें राजयुग, व्यवहारिक, संग्रहण, द्रोणमुख ये प्रमुख न्याय करने वाले अधिकारी थे। और इन दोनों न्यायालयों के द्वारा दंड देने के बाद भी आप राजा के पास जा सकते हैं और ये राजा सर्वोच्च अधिकारी न्याय का होता था। अगली बात यदि हम बात करें तो वो है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था समाहर्ता। बहुत बार पूछा जाता है कि समाहर्ता कौन होता था, तो समाहर्ता जो होता था वो होता था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। फिर सन्निधाता, राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी, राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था वो सन्निधाता होता था। अब ये था हमारा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य मुख्यतः 4 प्रांतों में विभक्त था। एक था उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंतीपथ और चौथा मध्य प्रांत। इनके जो प्रमुख अधिकारी थे, प्रांतीय प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे धर्म महामात्र और अमात्य। धर्म महामात्र और अमात्य प्रमुख अधिकारी थे। नोट करने योग्य बात है कि प्रांतों को विषयों में बांटा गया था। जिस प्रकार से वर्तमान राज्यों को जिलों में बांटा गया था उसी प्रकार प्राचीन मौर्य काल में विषयों को, जिलों को विषय कहा जाता था।
और जो विषय का जो प्रमुख अधिकारी था वो था विषयपति। विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था। अब बात करते हैं हम ग्रामीण प्रशासन की। विषयों को जनपद व ग्रामीण, जनपद को ग्रामीणों में बांटा गया था। ग्रामीण का जो प्रशासन होता था उसका प्रमुख होता था ग्रामिक, जिसे वर्तमान में सरपंच कहा जाता है। और जनपद स्तर जो पंचायत समिति स्तर था उसका जो प्रमुख था वो था प्रदेश राजयुक्त नामक अधिकारी प्रमुख होते थे। तो इस प्रकार से ये मौर्यों के शासन का संचालन होता था। और आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें व सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।